अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट लेसन है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हर कंपनी के दो ही सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं जहां से वो रेज कर सकता है, या तो इक्विटी या तो डेट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली कहते ही इसे हैं कि कंपनी अपना कैपिटल कहाँ से रेज करती है। क्या वो शेयर इशू करके रेज करती है या वो लोन्स लेके शेयर करती है। उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस रेशियो में ये होता है, कितना इक्विटी और कितना डेट, कितना उसके ऊपर उधार है और कितना वो मार्केट में उसने शेयर्स इशू किए। सो दैट इज what we are going to study in this chapter, that what's the capital structure of any company. So let's see what's there. The capital structure of a company refers to the mixture of equity and debt finance used by a company, as we just discussed. This is measured by the gearing ratio. जिस कंपनी की गियरिंग ज्यादा होगी इसका मतलब है उसका डेट फाइनेंस ज्यादा है, और जिस कंपनी की गियरिंग रेशियो कम होगी उसका मतलब है उसकी इक्विटी फाइनेंस ज्यादा है। डिसएडवांटेजेस क्या है डेट फाइनेंस कंपेयर टू इक्विटी? वेल, debt creates higher variability in dividends, that is higher financial risk. Debt आपको हर साल डिविडेंड देना है शेयर होल्डर्स को, अब वो वेरी भी कर सकता है, किसी साल आपको ग्रोथ हो गई डिविडेंड में, तो देयरफॉर इसमें हाई फाइनेंशियल रिस्क भी है। यूज ऑफ डेट वर्सन्स इंटरेस्ट कवर एंड गियरिंग रेशियो बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेशियो बढ़ जाता है, जिससे कोई भी स्टेक होल्डर जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ रहा है उसको ये देखते साथ पता चल जाता है यार कंपनी ने लोन बहुत लिया हुआ है, तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता कि अरे आप लोन पे कारोबार कर रहे हो, आप उधार पे कारोबार कर रहे हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक जनरल एक नॉर्म है या एक जनरल इमेज पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि डेट को अच्छा नहीं समझा जाता। डेट पेमेंट्स मस्ट बी मेड इवन इफ अ बिजनेस इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स। ऑफ कोर्स जब क्यों अच्छा नहीं समझा जाता, सो वन ऑफ द रीजंस इज दिस कि डेट का आपका एक लोन अग्रीमेंट होता है, और लोन अग्रीमेंट से आप मुराद क्या है कि भैया आपको फलानी तारीख को अपना लोन चुकाना है, अदा करना है, पे बैक करना है, और हर साल इंटरेस्ट भी देना है। और अगर आपने उस साल जिस साल तय पाया या जिस साल अग्रीमेंट में डेट लिखी हुई है उस डेट को आपने लोन पे बैक नहीं किया, तो आपके ऊपर खासा पेनल्टी और एक्शन लिया जा सकता है आपकी कंपनी पे। तो लिहाजा ये चीज बहुत जरूरी है, और भले आपका बिजनेस प्रॉफिट करे या नुकसान करे, आपको हर हाल में उस तारीख को लोन अदा करना ही करना है। नेक्स्ट, जो हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है, बैड टाइम्स कंपनी लेटेस्ट फोरकास्ट फाइनेंशियल डेटा फॉर द करंट ईयर इज एज फॉलोज। लास्ट ईयर के आपके प्रॉफिट्स गिवन है 12,000 मिलियन, फोरकास्ट आपका गिवन है 6,000 मिलियन, इंटरेस्ट गिवन है 3,000, इधर भी 3,000, टैक्स आपका गिवन है 2700 900, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है 6,300 एंड 2,100, डिविडेंड्स गिवन है। रिक्वायरमेंट क्या कह रही है, कंपेयर द परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी to the percentage change in dividends and explain the difference. कंपेयर करो, अपनी रिक्वायरमेंट क्या कह रहे हैं कि अपना पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में जो चेंज आया है यानी 6,300 एंड 2,100, इस परसेंटेज चेंज को बताएं क्या है और क्यों है, इसको एक्सप्लेन करें। परसेंटेज चेंज इन डिविडेंड को एक्सप्लेन करें कि डिविडेंड में ये तब्दीली क्यों है और ये मतलब क्या डिनोट करती है या इससे क्या मुराद है, इससे आपको क्या लग रहा है, ये कंपनी के बारे में क्या पता चल रहा है इससे, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन बिहाइंड दीज नंबर्स। आइए देखते हैं। ओके, सो द फर्स्ट पीबीआईटी चेंज, लास्ट ईयर 12,000, फोरकास्ट 6,000। लास्ट ईयर पीबीआईटी 12,000 और इस साल 6,000, फोरकास्ट में 6,000, तो ये जो फर्क आ रहा है ये फर्क 6,000 डिवाइड बाई 12,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 50% का फर्क आ रहा है। डिविडेंड में क्या फर्क आ रहा है, डिविडेंड्स आपके पास 2,100 एंड 700, सो
डिविडेंड में 21 से 700 का जो चेंज है वो 14,000। तो 14,000 जो डिफरेंस है, चेंज है, डिवाइड बाय 2100 मल्टीप्लाई बाय 100, 67%। सो चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर फिगर, या जिस साल का आपको चेंज पता करना है, प्रीवियस ईयर फिगर मल्टीप्लाई बाय 100। सो वैसे ही ये यहाँ पे 6,000 डिवाइडेड 12,000, यहाँ पे 14,000 डिवाइडेड 2100 मल्टीप्लाई 100, 67%, 50%। डिविडेंड्स फॉल बाय मोर देन पीबीआईटी, यानी कि डिविडेंड्स का जो फॉल है या डिक्रीज है वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ज्यादा है, बिकॉज पीबीआईटी more than PBIT because interest has to be paid. This is called financial risk. इंटरेस्ट तो देना ही देने हर हाल में, इसी को हम फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट। एडवांटेजेस ऑफ डेट फाइनेंस कंपेयर टू इक्विटी। भैया फायदा भी है, अगर आप लोन लेते हो तो इट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। अकाउंटेंसी की दुनिया में समझा जाता है कि डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। डेट हैज अ बेटर इम्पैक्ट ऑन अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर पे बेटर इम्पैक्ट आता है क्योंकि आपका ज्यादा डेट से कैपिटल रेज हुआ है, तो ईपीएस आपका अच्छा शो होता है। डेट इज क्विकर एंड चीपर टू इशू कंपेयर टू शेयर इशू। भाई अगर आप स्टॉक मार्केट में शेयर इशू करने जाओगे तो बहुत लंबा पेंडा है, बहुत लवाजमात है, लेकिन अगर आप डेट लेने जाओगे बैंक से तो वो सस्ता, जल्दी, इजीली मिल जाएगा। इंटरेस्ट फ्री पेमेंट्स अट्रैक्ट टैक्स रिलीफ। जब आप इंटरेस्ट पे करते हो तो उसमें आपको एक टैक्स रिलीफ मिलता है। यूज ऑफ डेट इज अ डिसिप्लिन ऑन मैनेजमेंट। यूज ऑफ डेट इज अ डिसिप्लिन ऑन मैनेजमेंट, यानी कि अब ये डेट यानी लोन जो आपने ले लिया है उसका इस्तेमाल आप कैसे करोगे, ये कम्प्लीटली एंड एंटायरली मैनेजमेंट पे डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह से इस लोन को बेहतर तरीके से इस कैश फ्लो को इस्तेमाल करें। Then using debt can be interpreted as a signal of confidence in the company's cash flows. Using debt यानी कि अगर आपकी कंपनी उधार पे कारोबार कर रही है तो इसकी इंटरप्रिटेशन एक पॉजिटिव इमेज के साथ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि कंपनी के पास पैसा है, उसने लोन ले लिया, उसके पास पैसा आ गया, अब उस पैसे से वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पैसे से वो कोई ऐसा एसेट ले सकते हैं जो कैश जनरेट करेगा कंपनी के लिए, इदारे के लिए। So these are few of the advantages of debt. एक्टिविटी 2 पे आ जाते हैं। इस पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या कह रही है? इवैल्यूएट द इफेक्ट आफ्टर 1 year of the debt issue and the business expansion on profit after tax. एक साल बाद इम्पैक्ट क्या होगा? सेकंड, फाइनेंशियल गियरिंग यूजिंग बुक वैल्यू। फाइनेंशियल गियरिंग फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है, ईपीएस फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है। सो लेट्स सी। Good Times Company plans to spend $5 million on expanding its existing business. It is considering raising the finance by issuing 5% loan notes. The expansion of the business is expected to increase profit before interest and tax by 10% in the first year. An ordinary dividend of $425,000 has just been paid, and dividends are expected to increase by 4% per year for the foreseeable future. And then summarized FS आपके सामने given है, PBIT 3,500, less interest 250, profit after tax, profit before tax 3,250, tax 30%, profit after tax 2,275. So let's see इसको हम attempt कैसे करेंगे। Ordinary share price given है, retained earnings given है, total equity given है, 10% loan notes given है, 6% preference share par value $1 given है, prior charge capital given है। ये सारी चीजें given होने के बाद अब हम देखेंगे कि हमने इस सम को अटैक कैसे करना है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन न्यू डेट निकाल लीजिए। इंटरेस्ट हमारा कितना शो हो रहा है? ओके, इंटरेस्ट $250, ठीक है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? 250,000 अपॉन 5 million, कितने का लोन लिया है आपने? 5 million उनको स्पेंड करना है, तो इस 5 million के लिए उन्होंने 5% के लोन नोट्स लिए हैं। तो ये 5 million पर 0.05 इंटरेस्ट पेड $250,000, ये आपका इंटरेस्ट आ गया।
Revised PBIT 3,500 multiply by 1.1. Why 1.1? Tax. Profit before interest and tax by 10% in the first year. Increase होगा 10% से. तो 1.13850. Revised interest 250 एक साल के लिए, दूसरे साल के लिए भी 250 500. Revised PBT 3350. ठीक है, 3350 कैसे हुआ? रिवाइज पीबीटी माइनस रिवाइज इंटरेस्ट विल गिव यू 3350. देन टैक्स 30%. 30% इज इक्वल टू 1005. टैक्स 30% किस पे लगेगा? आपका पीबीटी पे लगेगा. इसका अगर आप 30% निकालोगे 3350 का 30%, तो 10051. देन रिवाइज पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दोनों को माइनस किया 2345. So that's how we find out the profit after tax. Next, financial gearing कैसे find out करेंगे? इसका formula क्या है? Prior charge capital divide by equity share capital. So prior charge capital divide by equity share capital. Revise PAT 2345 लिख दिया हमने. Preference dividend 0.06. Preference dividend हमारे पास dividend कितना आ रहा है? डिविडेंड हमारे पास ऑर्डिनरी डिविडेंड 4,25,000 है, जो कि एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 4% पर ईयर. सो 4 लाख ऑर्डिनरी डिविडेंड जो है 4,25,000 मल्टीप्लाई बाय 1.04, ये आपका आ गया 442. प्रेफरेंस डिविडेंड कहाँ पे लिखे हैं हमारे पास? 6% प्रेफरेंस शेयर्स 1250 पे 6% निकालेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 75. रिवाइज अर्निंग्स, रिवाइज अर्निंग्स आपके पास किस तरह से आ रही है? पीएटी में से आप रेफरेंस डिविडेंड डिडक्ट कर रहे हो, तो जिससे आपके पास 2270 आ रहा है. 2345 माइनस 75 2270. ओके, देन इसमें आपने ऑर्डिनरी डिविडेंड लगा दिया, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स 2270 माइनस 442 1828 आ गया. रिवाइज इक्विटी 13,750 प्लस 1828. रिवाइज इक्विटी 13,750 प्लस 1828. ये 1828 ये यहाँ से आ रहा है. ठीक है, प्लस करके आपके पास आंसर आ गया. उसके बाद रिवाइज प्रायर चार्ज कैपिटल 3750 प्लस 5000. ये प्रायर चार्ज कैपिटल 3750 प्लस 5000 कहाँ से आ रहा है? ये 3000. एवरेज सेक्टर से फाइनेंशियल गियरिंग इज 55%. सो ये प्रायर चार्ज कैपिटल 3750 उधर गिवन है. 3750 में हमने 5000 ऐड किया है, जिसके बाद हमारे पास 8750 आ रहा है. देन 8750 15,578 1828. तो अब न्यू गियरिंग हमें रेशियो निकालना है. न्यू गियरिंग के लिए हम 8750 लेंगे, डिवाइड करेंगे 15,578 से, तो हमारे पास 56.2% आ जाएगा. दैट्स द न्यू गियरिंग. न्यू गियरिंग क्यों? क्योंकि प्रायर चार्ज कैपिटल हमारा ये है. इससे पहले ये जो 5000 है ये कहाँ से आ रहा है? ये बेसिकली यहाँ से आ रहा है. हमें 5 मिलियन चाहिए ना, तो ये 5 मिलियन का 5000 यहाँ पे लिया गया. सो 8750 हमें टोटल चाहिए. 8750 को डिवाइड करेंगे 15578 जो कि रिवाइज इक्विटी है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा? गियरिंग रेशियो. गियरिंग रेशियो. ठीक है जी, यहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं. अर्निंग्स पर शेयर. अर्निंग्स पर शेयर का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स. So EPS after 1 year, इसमें हम 6% लगा देंगे. 2350 माइनस 6% मल्टीप्लाई बाय 1250 डिवाइड बाय 2500 90.8 cents पर शेयर.
EPS has risen, which is likely to be welcomed by investors. जब EPS बढ़ता है, investors को खुशी होती है, and they feel welcome, they feel कि अच्छा इस company का बहुत अच्छा perform कर रहे हैं, and therefore the increased risk due to extra debt being taken on appears to be manageable. यानी जो debt की एक negative image थी कि भाई डेट की वजह से लग रहा है कि भाई मैनेजेबल नहीं होगा, पे बैक कैसे करेंगे, तो वो थोड़ा सा शेयर होल्डर की नजर में मैनेजेबल हो जाता है कि हाँ ईपीएस तो बड़ा ना हमारा इसलिए. So in conclusion, the plan is likely to have a positive impact on the company's financial position. Next. Next, practical capital structure considerations. Each company will need to evaluate the importance of the relative advantages of debt and equity and to consider practical company specific factors to determine their appropriate capital structure. Obviously, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि एक कंपनी जो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करती है कि भाई मेरा जो इक्विटी डेट का रेशियो होगा वो क्या 6:4 होगा, वो क्या 5:5 होगा, वो क्या मतलब उसका क्या रेशियो होगा, मैं कितना इक्विटी से पैसा उठाऊंगा और मैं कितना डेट में से पैसा उठाऊंगा. तो ये कंपनी को अपने बिजनेस को सामने रखते हुए, प्रैक्टिकल चीजों को सामने रखते हुए, कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स को सामने रखते हुए डिसाइड करना चाहिए कि भाई उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो. So the first thing to bring under consideration is life cycle. What is the business? The business is in which phase of its life? Is it new? Is it growing? Is it a very mature business? What is it, the gearing level in the past? How the stakeholders might have reacted to the gearing level, gearing ratios. Second, operational gearing, which is contribution divided or PBIT. Operational gearing, fixed costs are high, then contribution will be high relative to profits. High fixed cost means future cash flows may be volatile. So high gearing is not sensible. क्या कह रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट हाई होगी, कंट्रीब्यूशन जो है वो भी रिलेटिवली हाई होगा प्रॉफिट से, एंड हाई फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है कि फ्यूचर कैश फ्लो विल बी वॉलेटाइल. फिक्स्ड कॉस्ट आपका फिक्स खर्चा जो आपको हर महीने देना ही देना है, अगर वो हाई है तो आपके हाथ में पैसा कम है, आप अपना डे टू डे ऑपरेशंस नहीं कर पाओगे फिक्स्ड कॉस्ट के हाई होने की वजह से. सो ये बात का भी ख्याल रखना है. और फिक्स्ड कॉस्ट में इंटरेस्ट भी फॉल होता है कि हर महीने या हर साल या एवरी 6 मंथ्स आपको इंटरेस्ट पे करना है बैंक को. If that is high, then of course the other your cash flow will be affected. Next, stability of revenue. If operating in a highly dynamic business environment, then high gearing is not sensible. अगर आपका बिजनेस का नेचर डायनामिक है, यानी इसमें आपको नहीं पता कब अप एंड डाउन और कब एकदम हाई प्रॉफिट, कब एकदम हाई लॉस, कब क्या हो जाए, कभी बिल्कुल ठंडा पड़ जाए, कभी बिल्कुल बहुत ज्यादा सीजन आ जाए आपके काम का, तो ये चीज में फिर आपको गियरिंग नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज इंटरेस्ट तो हर हाल में पे करना है. एंड देन लोन अग्रीमेंट पे जो भी डेट लिखी है उस डेट पे डेफिनेटली आपको लोन भी रीपे करना है. Next, security. If a company is unable to offer security, then debt will be difficult and expensive to obtain. अगर डेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो भी वो एक मुश्किल काम हो जाएगा और एक्सपेंसिव काम हो जाएगा. ठीक है जी. सो लेट्स मूव अहेड. कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज. सबसे पहली थ्योरी है ट्रेडिशनल थ्योरी. Traditional approach to gearing suggests that debt brings benefits up to a certain level of gearing. कहा यह जाता है कि उधार पे कारोबार करना एक अच्छी बात है, मगर एक certain level तक. अगर आपने इससे ज्यादा उधार लिया तो फिर वो आपके लिए एक डाउनफॉल का सबब बनेगा, एक बोझ बनेगा. एंड देन अगेन आफ्टर दैट लेवल में भी अगर आप और बढ़ाएं तो फिर ये आपके लिए प्रॉफिटेबल हो. बट usually the traditional approach says that debt brings benefits up to a certain level of gearing. ड्रॉबैक्स क्या है कि भाई ऑप्टिमल ऑप्टिमल लेवल ऑफ गियरिंग मतलब आप क्या लेवल पे आप पहुंचेंगे कि आप बोलेंगे कि इतना ज्यादा डेट मुझे नहीं लेना चाहिए. अनदर ड्रॉबैक, इट फेल्स टू कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स. टैक्स को कंसिडरेशन में नहीं लेता, ये भी एक मसला है. ये ऑप्टिमल लेवल ऑफ गियरिंग को आइडेंटिफाई नहीं करता, दैट विच इज लाइक कितनी अमाउंट हम उधार ले लें, कितना मैक्सिमम उधार लें या कितना मिनिमम उधार लें.
सेकंड, मॉडलियानी एंड मिलर, नो टैक्स। ये दूसरी थ्योरी है जिसमें एम कहता है कि ये टैक्स फ्री दुनिया है, और टैक्स फ्री दुनिया में आपका बिजनेस जो है अगर वो डेट से पैसा दे रहा है तो वो एक अच्छी बात है। कह रहे हैं कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इसको कहते हैं, टेक्स अ डिफरेंट व्यू ऑफ द इफेक्ट ऑफ गियरिंग ऑन बैक। In their 1958 theory, M&M proposed that the total market value of a company in the absence of tax relief on debt interest will be determined only by two factors. Number one, total earnings of the company. Number two, level of business risk. तो ये दोनों factors impact करेंगे किसको, आपके market value of the company को। क्यों? क्योंकि टैक्स तो आपका डिडक्ट नहीं हो रहा इंटरेस्ट पे, टैक्स फ्री वर्ल्ड है, लिहाजा ये टोटल अर्निंग और लेवल ऑफ बिजनेस ऑफ मार्केट वैल्यू को इम्पैक्ट करेगा पॉजिटिवली। नेक्स्ट थ्योरी, arbitrage. What is arbitrage? M&M justified net operating income theory by suggesting that if two companies that were identical to each other aside from their capital structure had different values, then investors could make a risk-free gain by selling shares in a company with a higher value and buying shares from the company with a lower value. This would mean that very quickly the market values of the two companies would move into line with each other. आर्बिट्रेज बेसिकली कह रहे हैं कि भाई दो कंपनीज है, एक कंपनी की वैल्यू हाई है, एक कंपनी की वैल्यू लो है, यहाँ के शेयर्स वो बेच दें और यहाँ के खरीद लें तो दोनों की वैल्यू बराबर या इन लाइन आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेज। सो व्हेन अ इसको अगर हम डेफिनेशन के तो देखें इसकी, सो व्हेन अ परचेज एंड सेल ऑफ अ सिक्योरिटी टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट मार्केट्स with the aim of making a risk-free profit through the exploitation of any price difference between the markets, जिसको हम arbitrage कहते हैं। यानी हमें अपना ना लॉस करना है ना प्रॉफिट करना है, हम एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो एक मार्केट से आपने हाई वैल्यू कंपनी के शेयर्स बेच दिए और दूसरी मार्केट में आपने लो वैल्यू कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो इससे आपका बैलेंस आउट हो जाएगा, इसको हम कहते हैं आर्बिट्रेज। ड्रॉबैक्स क्या है नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी के, कि ये अजम्पशन अज्यूम करती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी यानी कि एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे टैक्स नहीं लागू होता। तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट एग्जिस्ट, पहला अजम्पशन। दूसरा, नो टैक्स और ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तीसरा, डेट इज रिस्क फ्री। तो पहली अजम्पशन क्या है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स के पास सेम इंफॉर्मेशन होती है, तमाम इन्वेस्टर्स के पास, और तमाम इन्वेस्टर्स रैशनली एक्ट करते हैं एंड दे अराइव एट सेम एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर अर्निंग्स एंड रिस्क। यानी कि सबकी सोच एक है इस परफेक्ट कैपिटल मार्केट में और सब एक जैसा बिहेव करते हैं सारे इन्वेस्टर्स। दूसरा, नो टैक्स और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, टैक्स फ्री वर्ल्ड है, जो कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। तीसरा, डेट इज रिस्क फ्री, उधार लेने या देने में कोई रिस्क शामिल नहीं। तो ये तीन अजम्पशंस हैं, जो कि ये तीन ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, ना परफेक्ट मार्केट होती है, ना टैक्स फ्री वर्ल्ड है और ना डेट रिस्क फ्री है। M&M विद टैक्स, M&M एक और थ्योरी शेयर करता है जिसमें वो कहता है कि टैक्स की दुनिया है जिसमें इंटरेस्ट पे हमें टैक्स रिलीफ मिल रहा है। तो सेविंग्स अराइजिंग फ्रॉम टैक्स रिलीफ ऑन डेट इंटरेस्ट आर द टैक्स शील्ड, इसको टैक्स शील्ड भी कहते हैं। एंड इसमें कह रहे हैं कि आप जितना डेट उठाओगे उसमें जितना इंटरेस्ट दोगे तो उसमें तुम्हारा टैक्स भी तो बचेगा ना। तो दैट्स द बेनिफिट दैट दे शो। ड्रॉबैक्स क्या है? डायरेक्ट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट, इंटरेस्ट देना ही देना है हर साल। इनडायरेक्ट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट, टैक्स फ्री टैक्स सेविंग से आपका बच जाएगा थोड़ा सा। as gearing rises, the risk of bankruptcy may also damage sales. जैसे ही आपका डेट इंक्रीज होता है, आपकी गियरिंग रेशियो बढ़ती है, तो आपका रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी भी बढ़ता है, क्योंकि जाहिर है अगर आप लोन टाइम पे ना दे सके तो एजेंसी कॉस्ट भी आती है। हायर लेवल ऑफ गियरिंग, देयर आर आल्सो एजेंसी कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन टेकन बाय कंसर्न डेट होल्डर्स। डेट होल्डर्स अपना कोई जाहिर है कोई एक्शन, कोई पेनल्टी कुछ भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्टिव कवेनेंट लगा सकते हैं, कोई लोन अग्रीमेंट में कोई ऐसी कंडीशन लगा सकते हैं कि आप मजीद और लोन नहीं ले सकते, या कुछ भी XYZ फलाना एसेट नहीं बेच सकते क्योंकि उस पर चार्ज है उनका। तो ये तीन डिसएडवांटेजेस हैं। नंबर वन, डायरेक्ट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट आ रही है। इनडायरेक्ट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, जिसमें बैंक्रप्सी का डर है।
एंड तीसरा एजेंसी कॉस्ट, यानी जिसमें आपके ऊपर चार्ज भी लग रहा है, जिसमें कोई ऐसी कंडीशंस भी लगाई जा रही है लोन अग्रीमेंट पे। ठीक है जी। पढ़िए। So now, activity 3 M&M. Harry Doy Company recently issued some debentures to raise new finance. Before the issue, Harry Doy Company had a cost of equity of 12% and a weighted average cost of capital 9%. KE भी given है, WACC भी given है, इन दोनों का फॉर्मूला आपको पता है past chapter से. The company pays tax at 20% after the issue of cost of equity rose to 12.5% and the VAT fell to 8.6%. यानी कि एक दफा इशू कर दिया डिबेंचर्स, उसके बाद के ई भी बढ़ गया और WACC ड्रॉप हो गया। तो क्या मतलब है, रिक्वायरमेंट क्या कह रही है, विथ विच थ्योरी और थ्योरीज आर दीज मूवमेंट्स इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैट पोटेंशियली कंसिस्टेंट। क्या ये ट्रेडिशनल थ्योरी को फॉलो हो रहा है, क्या ये ट्रेडिशनल थ्योरी एंड एमएनएम, क्या ये ट्रेडिशनल थ्योरी एंड एमएनएम बोथ विद एंड विदाउट टैक्स, क्या एमएनएम विद टैक्स। तो इसमें कौन सी थ्योरी फॉलो हो रही है, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। बिफोर द इशू हैरी रॉय हैड अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ 12%, यानी डिबेंचर्स यानी लोन रेज करने से पहले उनके पास के ई जो था वो 12%, एंड आफ्टर द इशू के ई बढ़ गया 12.5%, एंड WACC जो है वो गिर गया। WACC कितना था बिफोर द इशू, 9%, आफ्टर द इशू कितना हो गया, 8.6%। क्या मतलब है इस बात का, ये क्या शो कर रहा है कि क्या ये टैक्स वर्ल्ड है या ये टैक्स फ्री वर्ल्ड है या ये ट्रेडिशनल थ्योरी। इसका आंसर एक्टिविटी 3। Correct answer is traditional theory and M&M with tax. With the increase in gearing, the traditional theory and all of M&M theory suggested that the cost of equity will rise. KE बढ़ता है जब भी gearing बढ़ता है. Only the traditional theory and M&M with tax suggested that the WAC would potentially fall if gearing was increased. तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए। क्या कि गियरिंग जब बढ़ता है तो इक्विटी भी बढ़ती है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल थ्योरी एंड एमएनएम टैक्स थ्योरी, एंड बैक जो है वो गिरता है जब गियरिंग बढ़ती है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल एंड एमएनएम टैक्स थ्योरी। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। Pecking order theory. Pecking order theory sees the financing decision in practical terms and suggests that firms will finance projects in the following order. पैकिंग ऑर्डर थ्योरी कहती है कि ये प्रायोरिटी है कि जिस प्रायोरिटी पे इदारा या कंपनी अपने फंड्स को यूज करेगी। यूज इंटरनल फंड्स सबसे पहले, देन यूज डेट जो लोन से लिया पैसा, देन कन्वर्टेबल डेट का पैसा, देन प्रेफरेंस शेयर्स, एंड देन आखिर में इशू न्यू इक्विटी। तो ये इसका स्ट्रेटेजी होगी या प्रायोरिटी होगी।
Next, project specific or marginal cost of equity. We saw that marginal cost of capital will be needed if a project changes the risk faced by shareholders. Here we will apply CAPM and M&M theory with tax to estimate a marginal cost of equity. Marginal cost of equity निकालने के लिए हम CAPM और M&M theory use करेंगे. Equity betas and asset beta, इन दोनों में क्या फर्क है? Equity का मतलब है geared beta, asset का मतलब है ungeared beta. So equity beta, the beta of a company's shares. The beta of a company shares reflects both of its business risk and its financial risk. कोई भी beta जो है वो कंपनी का business risk भी show करता है, financial risk भी show करता है, using risk of using debt finance in the capital structure. जब debt मतलब आप लोन ले रहे हो तो बीटा आपको शो करेगा कि बिजनेस रिस्क कितना है, फाइनेंशियल रिस्क कितना है. तो इसको हम कहते हैं गियर्ड बीटा या इक्विटी बीटा. दूसरा होता है एसिड बीटा या अनगियर्ड बीटा, जिसमें M&M theory can be used to adjust an equity beta to show its value if the company was ungeared. यानी कि अगर कंपनी ने डेट ना उठाया होता तो उसका बीटा कितना होता, तो उसका बिजनेस रिस्क फाइनेंशियल रिस्क क्या होता. इसको हम क्या कहते हैं, एसेट बीटा. इसको हम क्या कहते हैं, एसेट बीटा. यानी दो तरह के बीटा. एक बीटा वो है जो आपने डेट अगर लिया हो मार्केट से तो वो शो करता है कि बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क कितना है कंपनी का, और उसको हम इक्विटी बीटा कहते हैं, उसको हम गियर्ड बीटा कहते हैं. दूसरा है वो बीटा कि जिसमें हमने उधार पे नहीं कर रहे कारोबार, उधार नहीं लिया, डेट नहीं लिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसेट बीटा. एंड वो क्या शो करता है, वो अनगियर्ड बीटा भी कहलाता है. वो भी बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क शो करता है. बट अनगियर्ड बीटा कह रहे हैं ओनली मेजर्स बिजनेस रिस्क, नॉट फाइनेंशियल रिस्क. पॉइंट टू बी नोटेड. एसेट बीटा ओनली measures business risk and not financial risk, whereas equity beta measures both business risk and financial risk. So let's see how we find the beta asset. Asset beta निकालने का ये फॉर्मूला है, ये आपको एग्जाम में गिवन होगा. कैलकुलेटिंग अ मार्जिनल और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे. फर्स्ट स्टेप, फाइंड एसेट बीटा ऑफ अ कंपनी इन द सेम बिजनेस एज द न्यू प्रोजेक्ट. यानी कि आपका फॉर एग्जांपल कंपनी ए है और सेम कंपनी ए की ही तरह कंपनी बी भी ऑपरेट कर रही है, तो उसका एसेट बीटा निकाल लो, तो उसका और आपका सेम होगा बिजनेस रिस्क, सेम इंडस्ट्री का. So first find the beta of a company in the same business. A proxy company जिसको कहते हैं as the proposed project, this is an equity beta. इसको उसके बाद आप इसको as a equity beta use कर सकते हैं. The equity beta gives an indication of the business risk of the project but will be distorted by the gearing of the proxy company. And therefore इसको हम फिर कैसे करेंगे, इसको हम sum के through समझते हैं. Train company is the company experienced in the provision of training courses. Shares in Train have a beta value of 1.2. Train company has a debt equity ratio of 1:10, which will not change as a result of the project. The directors of Train plan to expand their business by building hotels which are located near their training centers. Theatre company is a listed hotel company with a debt equity ratio of 1:1. Its shares have a debt of 1.5. The market premium for risk is 8% and the risk-free rate is 4%. The requirement, which beta factor is a meta measure of the risk of the new project. अब देखो इसमें सीधी सी कहानी है, क्या कह रहे हैं, कौन सा बीटा फैक्टर बेटर मेजर कर रहे हैं रिस्क ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट. ट्रेन कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 1:10. थिएटर कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 1:1 है. इसका बीटा वैल्यू ट्रेन का हमें बताया गया है 1.2 है, इसका बीटा वैल्यू है 1.5. प्रीमियम रिस्क, मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 8% एंड रिस्क फ्री रेट इज 4%. आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं. द बीटा ऑफ थिएटर कंपनी इज मोर रेलेवेंट as it is in the same business as the proposed project. However, it is distorted by the relatively high level of gearing of theatre company. To understand the level of business risk, the equity beta of the proxy company needs to be adjusted by stripping out the effect of gearing to create an ungeared or asset beta. This measures the business risk of the project. अब देखिए
बेसिकली बात ये है कि हमें ट्रेन कंपनी एक्सपीरियंस्ड है प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज में। इसका प्लान है कि वो बिल्डिंग होटल्स वाले बिजनेस में आना चाह रही है। थिएटर कंपनी जो है वो लिस्टेड होटल कंपनी है, और अब कह रहे हैं कि कौन सा बीटा फैक्टर ज्यादा बेहतर मेजर कर सकता है, तो जाहिर है थिएटर कंपनी उसकी प्रॉक्सी कंपनी है, तो इसका बीटा फैक्टर ज्यादा रेलेवेंट होगा। लेकिन ये बीटा फैक्टर में से हमें इक्विटी बीटा जो है ना वो हटाना, ताकि हमारे पास एसेट बीटा सामने आ जाए, बिजनेस रिस्क सामने आ जाए। Calculating an asset beta using the details from the previous illustration, assume the tax rate is 30%, और बोल रहे हैं कि आप asset beta निकाल के बताओ। तो asset beta कैसे निकालेंगे हम? एक्टिविटी 4 पे जाएंगे। एसिड बीटा निकालेंगे। एसिड बीटा इज इक्वल्स टू, एसिड बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, बी ई बाई बी ई प्लस बी डी 1 - टी बी ई। तो 1.5 हमारा बीई है, एंड 1/1.7 इक्वल्स टू 0.882। और वैल्यू बीई क्या था हमारा? 1:2 है ना, तो इक्विटी वैल्यू 1 है, डेट का वैल्यू 10 है। बट या हम इसका यहाँ पे ही लेंगे 1 and 1। ये 1.5 है बीटा एसेट, इसका बीटा इक्विटी 1.5 है। सो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1 - टी। 1 - टी कितना है? टी टैक्स कितना है हमारा? 30% है। टैक्स हमारा 30%। सो इट इज, you see, 1/1 + 1, 1 - 30%। बीई कितना है? मल्टीप्लाई बाय 1.5, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 7 है, 70% है। सो ये 1.7, ठीक है। तो ये 0.88 हुआ। दिस रिफ्लेक्ट्स द रिस्क ऑफ टर्कीज बिजनेस। ये आपका एसेट बीटा आ गया। Next. यानी प्रॉक्सी कंपनी का बीटा इक्विटी लेंगे और उसमें से हम बीटा एसेट निकालेंगे। स्टेप 2, रीगियर द एसेट बीटा टू रिफ्लेक्ट द प्रोजेक्ट्स गियरिंग। स्टेप 2 क्या है? रीगियर करना है, बीटा एसेट को रीगियर करना है। और बीटा एसेट को हम रीगियर कैसे करेंगे? रीगियरिंग द एसेट बीटा। सो बीटा एसेट बीई बाई बी प्लस बी डी सेम चीज, यानी अब हम इसमें से बीटा इक्विटी निकालेंगे। तो 0.882 बीटा एसेट में बिठा दिया, बीटा इक्विटी हमें नहीं मालूम, एंड बाकी सारी चीजें हमने एज इट इज कर दी। लेकिन ये अब हम कौन सी कंपनी का करेंगे? ट्रेन कंपनी का करेंगे। तो ट्रेन कंपनी का जब हम कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है? देखिए ना, ट्रेन कंपनी का 1:10 है। So 1:10 is the BE is 1, VD is 10. So 1/1 plus 10, 1 minus again 30%, and बीटा इक्विटी हमें नहीं मालूम, ठीक है। बीटा डेट तो हमें मालूम ही नहीं है, तो ये बीटा डेट को हम क्या ले लेंगे? 0। बीटा डेट, रिस्क फ्री रेट 4% है, मार्केट रिस्क प्रीमियम फॉर रिस्क इज 8%। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे 0.882, तो इस पे हमारा बीटा इक्विटी कितना आ जाएगा? 0.944। तो ये होता है रीगियर।
Regearing the asset beta. Regearing the asset beta, Train company has a debt equity ratio 1:10. 30 is a listed hotel company of asset beta. The market in tax system. Calculate the equity beta of the project to build hotels. Work to 3 decimal places. ये हमने देख लिया. यूज द रीगियर्ड बीटा टू कैलकुलेट एन अप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अब जो हमारा बीटा इक्विटी आ चुका है, अब इसके बाद हम अपना के ई निकालेंगे. एंड के ई इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा इक्विटी आर एम माइनस आर एफ. अब हमारे पास सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन है, जिससे हमारी के ई क्या निकल रही है, 11.55%. एक्टिविटी 6. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इक्विटी का निकालना है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है. तो स्टेप 1, बीटा ऑफ रिक्रूटमेंट कंपनी 1.8, अनगियर बीटा एसेट 1.059, रीगियर बीटा इक्विटी 1.430, केई 15.4. ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक यानी कि ट्रेन्स कॉस्ट, जिसकी इक्विटी बीटा 0.944 है. एंड यहाँ पे इसका बाकी का डेटा गिवन है. प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हमें चलना है. ट्रेन का निकालना है, ट्रेन जिसका 1:2 है, बीटा वैल्यू 1.2 है, डेट इक्विटी रेशियो 1:10 है. ठीक है जी, तो हमारा यहाँ पे पूरा बीटा से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट है. इसकी समरी देख लें. 3-step approach, find the asset beta of a company in the same business as the new project, यानी कि प्रॉक्सी कंपनी का बीटा एसेट फाइंड आउट करें. फिर रीगियर करें, रीगियर द एसेट बीटा टू रिफ्लेक्ट द प्रोजेक्ट्स गियरिंग. रीगियर करें यानी कि दोबारा से बीटा इक्विटी निकालें. बीटा यहाँ तो आपने फाइंड एसेट बीटा, बीटा एसेट निकाला, यहाँ पे बीटा एसेट बिठा के बीटा इक्विटी निकाला, यहाँ पे उसके बाद बीटा इक्विटी और बीटा एसेट दोनों आ गया. यूज द रीगियर्ड बीटा टू कैलकुलेट एन अप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ इक्विटी. यहाँ पे आपने फिर के ई निकाला. ठीक है, के ई निकाला. सो दिस इज द 3-step अप्रोच. जब आप और सम्स करोगे तो उससे और क्लैरिटी मिलेगी. So यहाँ पे एक्टिविटी 7 में प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी. Company B, a training company, has a debt equity ratio 1:2. It has identified that the beta of a highly geared recruitment consultancy company is 1.8. This is the equity beta and is influenced by its high level of gearing 1:1. तो यानी अब पहला स्टेप क्या है कि ये बीटा प्रॉक्सी कंपनी की जो बीटा इक्विटी है उससे आपने बीटा एसेट निकालना है. बीटा एसेट, उसका फॉर्मूला पूरा गिवन है, बीई डिवाइड बाई बीई प्लस बी डी 1 माइनस टी बी ई. ठीक है, तो बीई क्या है हमारे पास, बीई इज ये इसका 1:1 है. 1 1 प्लस 1 1 माइनस 30% टैक्स है. टैक्स कितना है, 30% है. वेरी गुड. एंड बीटा इक्विटी कितना है, 1.8. ये जब आप कर लोगे तो इससे आपका आंसर आ जाएगा जो यहाँ पे गिवन है. बीटा ऑफ रिक्रूटमेंट कंपनी, बीटा एसेट आपका निकल आएगा. बीटा एसेट इज हाउ मच, 1.059. ठीक है, फिर अब आप रीगियर करोगे. स्टेप 2 में रीगियर करोगे. रीगियर में अगेन सेम फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन सेम फॉर्मूला लगा के अब आपको बीटा इक्विटी फाइंड आउट नहीं, बीटा एसेट फाइंड आउट नहीं करना. अब आपको बीटा इक्विटी फाइंड आउट करना है. क्यों? क्योंकि आपने बीटा एसेट तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, विच इज 1.8 है ना. यहाँ देखो 1.8. 1.8 is equals to 1 1 plus 1 1 minus 30%. बीटा इक्विटी कितनी है नहीं पता, बीटा इक्विटी फाइंड. अब जो बीटा एसेट निकलेगा वो रीगियरिंग कहलाएगा. बीटा एसेट 1.430. उसके बाद के ई इज इक्वल्स टू
आर एफ प्लस बीटा इक्विटी आर एम माइनस आर एम, ठीक है। फिर के ही निकाल लें, बीटा इक्विटी आर एम माइनस आर एम, इधर आर एफ प्लस, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया आर एफ। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है 4%, मार्केट रिटर्न कितना है 12%, बीटा इक्विटी कितनी है हमने निकाल ली यहाँ पे, बीटा इक्विटी कितनी है 1.430, सो 4 + 8 मल्टीप्लाई बाय 1.43 इक्वल टू 15.4%। बैक बैक निकालना है तो अगेन बैक का फॉर्मूला लगाएंगे, के ई और के डी वाला 11.23% आ जाएगा, और डिपेंड करते हैं आपसे रिक्वायरमेंट पूछ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, बैक वन बीटा एसेट का। नाउ फाइनेंस फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, एसएमई, फंडिंग गैप किसे कहते हैं। दो तीन थ्योरेटिकल टॉपिक्स रह गए हैं, इसको हम क्विकली देख लेते हैं। Funding gap. Small and medium-sized enterprises (SMEs) face particular problems in raising external finance, which will impact on their capital structure. क्या कह रहे हैं कि SME चूंकि स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज, छोटे इदारे होते हैं, तो ये लोग ज्यादातर प्रॉब्लम फेस करते हैं, इनके पास एक्सटर्नल फाइनेंस बड़ा मुश्किल से रेज होता है, या लोग इन पे एतबार नहीं करते, लोन नहीं देते। सो दिस विल इम्पैक्ट ऑन देयर capital structure. Inability of SMEs to raise adequate finance is sometimes referred to as funding gap. इसी को हम कहते हैं funding gap. Next, maturity gap. Even medium-sized companies will sometimes find that they cannot obtain more debt finance. बाज़ औक़ात medium companies भी जो है, जो बहुत छोटी नहीं है, उनको भी मुश्किल है। क्यों? Inadequate security, एतबार नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनएडिक्वेट एसेट्स नहीं है, एडिक्वेट एसेट्स नहीं है जिसके ऊपर चार्ज लगाया जा सके, सिक्योरिटी लगाया जा सके, तो इसको हम मैच्योरिटी गैप कहते हैं, जो मीडियम टर्म ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंसिंग में जिनको मुश्किल आती है। गवर्नमेंट ने इन मुश्किलात को सामने रखते हुए देखा, इसको रियलाइज किया, and a proportion of the value of loans made to SMEs and by direct assistance such as grants. तो गवर्नमेंट ने क्या इसके लिए एक सोल्यूशन निकाला कि वो एनकरेज करती है लोगों को कि वो इन्वेस्ट करें एसएमई में बाय अंडरराइटिंग गारंटीइंग अ प्रोपोर्शन एज अ ग्रांट। वो बोलती है कि भाई तुम लोग अगर एसएमई को उधार दोगे तो हम उसका कुछ हिस्सा एज अ ग्रांट आपको देंगे। तो गवर्नमेंट इस तरह इसको प्रमोट करती है। देन business angel financing. What is this business angel financing? Wealthy individuals यानी कि अमीर तरीन लोग, ग्रुप्स या ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ये इन्वेस्ट करते हैं एसएमई पे, यानी ये इंडिविजुअल लेवल पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे कि बैंक, गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मगर ये लोग इंडिविजुअल्स हैं, इनको हम वेंचर कैपिटलिस्ट भी कहते हैं, और इनको हम बिजनेस एंजल फाइनेंसिंग भी कहते हैं। ये बहुत अमीर होते हैं, इनके पास पैसा होता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ढूंढ ही रहे होते हैं कि कोई हमें स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज मिल जाए। नेक्स्ट, सप्लाई चेन फाइनेंस (SCF) are likely to make use of electronic platforms usually provided by banks or financial institutions which facilitates the factoring or outstanding trade debts. क्या कह रहे हैं? SMEs are likely to make use of electronic platforms, यानी कि ये लोग जो हैं छोटे मोटे इदारे जो स्मॉल लेवल पे या मीडियम लेवल पे काम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए बैंक्स और फाइनेंशियल को यूजुअली फैसिलिटेट करते हैं फैक्टरिंग या आउटस्टैंडिंग ट्रेड डेट्स। Instead of the loan they are giving any small service to them. What is crowdfunding? Crowdfunding allows a company to access finance via an online crowdfunding platform to pitch for finance from a large number of potential investors. क्राउड फंडिंग बेसिकली कंपनी जो है जाती है, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे, जैसे कि आपने अगर देखा हो शार्क टैंक, तो वो भी एक प्रोग्राम है जहाँ पे छोटे बिजनेसेस जाते हैं, एक शो होता है वहाँ पे, वो बताते हैं उनका बिजनेस क्या है, उनके प्रोस्पेक्टिव्स क्या है, फिजिबिलिटी क्या है, उनको कितनी फाइनेंशियल्स की जरूरत है। अगर उनका बिजनेस कोई दमदार लगता है इन्वेस्टर्स को तो वो जरूर उस पर
पैसा लगाते हैं। तो ऐसा ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। So a successful pitch will require a well thought out business plan setting and a high quality management team. ये स्टार्टअप्स के लिए क्राउड फंडिंग ज़्यादा अवेलेबल होता है, रिलेटिवली क्विक प्रोसेस है, इसमें बिजनेसेस को बहुत सपोर्ट मिल जाता है। ओके जी, यहाँ तक हम रख रहे हैं। मोर ओवर कैपिटल स्ट्रक्चर में एसएमईज के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो ज़्यादा शेयर सोर्स ऑफ फाइनेंस से भी यानी कैपिटल इक्विटी कैपिटल से भी फाइनेंस रेज नहीं कर पाते, उनको एक लिमिटेशन है उनके ऊपर, ठीक है। सो दे आर प्राइवेट कंपनीज विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, यूजुअली ये प्राइवेट कंपनीज ही होती हैं। ओके ओके ओके, ठीक है जी, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अगर इसमें क्वेरी हो, सवाल हो तो बिला झिझक पूछ लीजिएगा। इसके रिवीजन किट के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ये सारे बैक साइड जो टेक्स्ट बुक के बैक साइड के क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप जरूर करें और फिर आप करें। तो ये दोनों बहुत अहम तरीन चैप्टर्स थे, यानी कि बैक वाला चैप्टर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और ये कैपिटल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। Signing off for today. Allah Hafiz.